Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 11th chemistry. So we were discussing the second chapter of class 11th chemistry, that is structure of atom. This is part 6 of our lectures. So in the previous lecture we discussed about the wave nature of electromagnetic radiation. राइट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो थे उनका वेव नेचर स्टडी कर लिया था कि वेव्स वो किस फॉर्म में वेव्स के फॉर्म में कैसे रहती है राइट हमने उसमें पढ़ा था कि उनका वेव नेचर कैसे आया ठीक है उसमें हमने स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था और उनके वेव फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कस किया था दैट इज वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी राइट इन सब के बारे में हमने बात कर दी लेकिन आज अगर आपको याद हो तो हमने सेकेंड पार्ट उसका किया था कि हमारे पास दो पार्ट्स में ये रेडिएशन आए थे एक तो वेव नेचर के फॉर्म में आया था दूसरा पार्टिकल नेचर के फॉर्म में आया था अब वेव नेचर तो हमने डिस्कस कर लिया आज हम पार्टिकल नेचर करेंगे आज हम मेनली इसका पार्टिकल नेचर डिस्कस करेंगे तो पार्टिकल नेचर को बताने के लिए वेव नेचर तो हो गया वेव नेचर किसने दिया था क्लासिकल थ्योरी ने दिया था लेकिन जब हमने फर्दर और एक्सपेरिमेंट्स किए तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स वेव नेचर नहीं परफॉर्म करता मतलब कि जो वो बोल रहा था कि वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है जो कि हमारे पास कह सकते हैं हम वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है बट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा था यहाँ पर क्या शो हो रहा था कि पार्टिकल नेचर आएगा कहीं ना कहीं वो कोई पार्टिकल के फॉर्म में प्रोड्यूस होएगा या फिर कोई एक चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में प्रोड्यूस होएगा जिसके वजह से वो रेडिएशंस एमिट करेगा बेसिकली हमारे पास जो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कहाँ से आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन photoelectric effect and Planck's constant theory which could not explain only by electromagnetic wave are supposed to be particle nature अब क्या हुआ कि ये तीन हमारे पास थ्योरी ऐसी निकल के आई और इतनी ग्रैंड लेवल पे निकल के आई कि इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर ही चेंज कर दिया था एक तरफ हम जब बोल रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव नेचर फॉलो करती है दूसरी तरफ ये जो तीन थ्योरी थी ना वो बोल रही थी कि नहीं ये पार्टिकल नेचर फॉर्म करती है तो कैसे कह सकते हैं कि हमारी ईएम जो वेव्स हैं ठीक है वो ईएम जो है वो वेव नेचर भी शो कर रही थी और पार्टिकल नेचर भी शो कर रही थी कुछ थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने वेव नेचर शो किया कुछ थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने पार्टिकल नेचर शो किया अब जो उसने वेव नेचर शो किया था वो तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि उसने पार्टिकल नेचर कैसे शो किया कौन सी वो तीन थ्योरी थी दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये जो तीन थ्योरी थी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इधर से देखेंगे कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर आया ठीक है उसे एक चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव किया आज वो डिस्कस करेंगे उसने क्या कहा कि इन थ्योरी के बेसिस पे वो वेव नेचर नहीं प्रोड्यूस करता बल्कि पार्टिकल नेचर के बारे में बात करता अब उसने पार्टिकल के फॉर्म में अपनी तैयारी दी बेसिकली अब हम सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे ठीक है कि कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमें पता लगा कि हमारी जो ईएम रेडिएशंस है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में भी हो सकती है एक चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में भी हो सकती तो आज के लेक्चर में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे ठीक है आज के लेक्चर में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को स्टडी करेंगे तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ समझते कि एक्चुअली होता क्या अगर आपने देखा हो घर में जब मम्मी रोटी बना रहे होते हैं जो हमारे पास वो स्ट्रक्चर होता है जाली वाला स्ट्रक्चर होता है जिस पे रोटी सेकते हैं तो अगर उसको ज़्यादा देर हीट की जाए राइट उसको ज़्यादा देर हीट की जाए तो पहले वो रेड कलर का हो जाता है और भी ज़्यादा हीट करी जाए तो धीरे धीरे वो हल्का सा ब्लूइश कलर का होना शुरू हो जाता है ठीक है यू कैन से और कि जब आप वायर को गर्म करते हो तो वायर जब हीट अप होती है तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है पहले तो वो आयरन रॉड रेड कलर की हो जाती है बट ज़्यादा हीट देने से वो कहीं ना कहीं ब्लू कलर की हो जाती है
या हम जब कोल को बर्न करते तब भी ऐसे होता है, कोल जब बर्न होते हैं तो रेड कलर हो जाता है और फिर धीरे 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 वो ब्लू में शिफ्ट होता है, राइट। तो यही से ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली क्या कह रहा है, व्हेन एन आयरन रोड इज हीटेड इन फर्नेस, फर्नेस मतलब कि जब हमने उसको मतलब कि जो हमारा कोल होता है या फिर ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे फर्नेस हो, जहाँ पे हीट हो, जहाँ पे बर्निंग हो रही हो, वहाँ पे it turns to dull red and then progressively becomes more and more red। तो पहले तो वो रेड में होता है, हमने देखा पहले रेड, डार्क रेड, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं चटक रेड, राइट, उसमें धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे उसको हीट और मिलती जाएगी, वैसे वैसे उसका कलर भी चेंज होता जाएगा, रेड, डार्क रेड, मैरून, ऐसे शिफ्ट होता जाएगा, बिल्कुल रेडिश हो जाएगा। एंड व्हेन हीटिंग इज कॉन्टिन्यूड, और हम उसको हीट बार बार करते जा रहे हैं, हीट रोकी नहीं है, हीट कॉन्टिन्यूसली हो रही है, द रेडिएशन एमिटेड बिकम्स ब्लू। और क्या हो जाता है कि धीरे धीरे जो हमारी रेडिएशन है वो ब्लू में शिफ्ट हो जाती है। देखो रेड से जो हमारा रेड था, डार्क रेड था, उधर से हमें ब्लू कलर दिखना शुरू हो जाता है। एज द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, जब टेम्परेचर बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए कि अब तो ये मतलब फट ही जाएगा, ठीक है, उस टाइम तक वो कौन से कलर में शिफ्ट हो जाता है, ब्लू में शिफ्ट हो जाते हैं। द रेड कलर हैज़ हायर वेवलेंथ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने देखो लास्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था, राइट, हमने उस पर बात करी थी विबग्योर की, विबग्योर की बात करी थी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है ना, जब हम ऐसे फ्लो कर रहे थे तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज कर रही थी और जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो डिक्रीज कर रही थी, और जो फ्रीक्वेंसी थी वो डिक्रीज कर रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ तो बहुत ज़्यादा है बट फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। वेयर एज विबग्योर में बी की बात करी जाए, दैट इज ब्लू कलर, उसकी वेवलेंथ तो कम है, वेवलेंथ तो कम है बट फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, फ्रीक्वेंसी आई है। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, एंड ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। तो कुछ इसी वजह से यहाँ पर जो कन्वर्जन होती है वो रेड टू ब्लू में कन्वर्ट होता है। सो हायर वेवलेंथ एंड द ब्लू कलर हैज़ लोअर वेवलेंथ। अभी हमने देखा ब्लू कलर इधर होने की वजह से, ठीक है, बिल्कुल वायलेट कलर के साथ होने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। सो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इट मीन्स दैट रेडिएशन एमिटेड गोज फ्रॉम अ हाई वेवलेंथ टू अ लो वेवलेंथ। तो अगर हम स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग बात करें, वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग बात करें, तो हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि जो मेरी रेडिएशन है वो कहाँ से हाई, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेवलेंथ है, जैसे कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत हाई है, ठीक है, हाई वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ। लोअर कौन सी है, जो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर है, इसमें शिफ्ट होती है। कैसे शिफ्ट होती है, हायर टू लोअर में शिफ्ट होती है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जब हमारी रेडिएशंस जो होती है वो हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ में कन्वर्ट होती है। कब, जब हमारी टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा हमारी जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो हायर टू लोअर में शिफ्ट होगी। मतलब सबसे पहले जो हायर वेवलेंथ वाले कलर्स है, डैट इज रेड है, ऑरेंज है, येलो, ये प्रोड्यूस होंगे और बाद में ये ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, डैट इज ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो कहना क्या चाह रहा है कि ब्लैक रेडिएशंस में भी कुछ ऐसा ही होएगा, जो हमारी हायर वेवलेंथ वाली टर्म्स है वो लोअर में कन्वर्ट होती जाएंगी जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती जाऊंगी। अब यहाँ से ब्लैक बॉडी कैसे, ब्लैक बॉडी को कैसे डिफाइन किया गया, ब्लैक बॉडी को समझा गया एक परफेक्ट ब्लैक, मतलब वो जो बॉडी है ना वो परफेक्ट ब्लैक कलर की है। आप यहाँ पे जैसे फिगर में देख रहे हो तो इधर भी उसने प्रॉपर ब्लैक कलर की बॉडी ली, ठीक है, और प्रॉपर ब्लैक कलर की बॉडी लेने के बाद उसके अंदर कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस किए गए। एक इसमें छोटा सा ये आपको होल दिख रहा है, तो इस होल के हेल्प से हमने उसके अंदर रेडिएशन डाला। तो बेसिकली ये जो हमने कलर लिया था ना, ये कार्बन ब्लैक लिया था, ब्लैक कार्बन लिया था, ये परफेक्ट एक हमने
एब्जॉर्बर लेके चले थे कि ये एग्जैक्ट मटेरियल है ब्लैक बॉडी को बनाने के लिए, बट एज सच ब्लैक बॉडी इस वर्ल्ड में है ही नहीं। बट एक क्योंकि कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, तो इसको हाइपोथेटिकली सोच के चलना है कि हमने सोचा कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है जो कि कार्बन ब्लैक से बन के बनी है, और उसके अंदर हमने एक छोटा सा होल रख दिया, एक छोटा सा होल रखा जिसके थ्रू हमने उसके अंदर रेडिएशन पास करी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, जब रेडिएशन पास हुई ना तो ये कुछ अंदर गई, फिर ये यहाँ से टकराई, यहाँ से टकराई, यहाँ से टकराई, ऐसे टकरा टकरा के बट वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई। वो जितनी भी उसके अंदर रेडिएशन हमने पुट करी, जितने भी हमने उसके अंदर रेडिएशन पुट करे, वो अपने अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई, मतलब कि कुछ बाहर नहीं निकला। क्या, जैसे हम समझ सकते हैं कि हम बोलते हैं ना एक रिएक्शन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। अगर मैं कुछ गिव कर रही हूँ तो मेरे को टेकन भी होएगा, गिव एंड टेकन वाला सीन होता है, या फिर रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट फॉर्म होएगा। बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ रेडिएशन अंदर जा रही थी और एब्जॉर्ब हो रही थी, एमिट नहीं हो रही थी, ग्लो नहीं हो रहा था, मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। बट जब हमने इसको टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर दिया तो बेसिकली क्या हुआ, और रेडिएशंस को पास करना बंद किया। ठीक है, जब टेम्परेचर दिया तो इसी होल से, जिस होल से हमने रेडिएशन डाली थी उसके अंदर, उसी होल से रेडिएशंस बाहर भी आने लगी, वो कुछ ग्लोइंग कलर्स में बाहर भी आने लगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि उसने ये जजमेंट दी कि जब हमने इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स डाले तो वो परफेक्टली एब्जॉर्ब हो गए, परफेक्टली मतलब 100% एब्जॉर्ब हो गए। और जब मैंने इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, ठीक है, तो उसे परफेक्टली एमिट भी किया, जितनी रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब कर ली थी वो सारी रेडिएशन इसने पास आउट भी करी। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ब्लैक बॉडी एक वो आइडियल बॉडी है जो कि सारी रेडिएशन कोई भी फ्रीक्वेंसी की हो, चाहे हाई हो चाहे लो, ठीक है, विबग्योर की कोई भी फ्रीक्वेंसी की हमारे पास लाइट है, वो सारी एब्जॉर्ब भी कर लेगा और सारी एमिट भी करेगा। ठीक है, सारी एब्जॉर्ब भी करेगा और सारी एमिट भी करेगा। उस आइडियल बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, राइट। सो एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। तो वो बॉडी जो कि सारी रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हो सकती है, फॉर एग्जांपल ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हो सकती है। ठीक है, जब वो उस रेडिएशंस को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर लेगा या प्रॉपरली एमिट करेगा, ठीक है, 100% होना चाहिए, 100% एमिशन होनी चाहिए, 100% ही एब्जॉर्प्शन हो रही है। कि मैंने अगर सपोज किया 7 रेडिएशंस अंदर प्रोड्यूस करी, 7 रेज मैंने डाली, तो वो 7 की 7 अंदर ही एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, और जब मैं हीट करूं तो वो 7 की 7 ही बाहर आनी चाहिए। तो मतलब 100% होनी चाहिए कोई भी चीज। तो वो आइडियल बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, दैट इज विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि परफेक्ट एब्जॉर्बर मतलब 100% एब्जॉर्बर होना चाहिए, और परफेक्ट एमिटर मतलब 100% एमिटर होना चाहिए। सो बेसिकली ब्लैक बॉडी क्या है, एक ऐसी ब्लैक कलर की बॉडी है, कंपल्सरी भी यही है, ब्लैक कलर की होनी चाहिए, वहीं से नाम आया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो एक ब्लैक बॉडी होनी चाहिए जिसके अंदर हमने रेडिएशन जैसे ही पास आउट किए तो अंदर ही उसने बाउंस बैक किया और अंदर ही अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन बाद में जब उसको मैंने थोड़ा सा भी टेम्परेचर किया तो उसने एमिशन प्रोड्यूस की, मतलब उसके अंदर से जितने भी अंदर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई थी वो एमिट करना शुरू हो गई। तो ऐसी जो बॉडी थी उसको हमने ब्लैक बॉडी का नाम दे दिया। ठीक है, ब्लैक बॉडी आपको समझ में आगे क्या है कि एक ऐसी बॉडी जो कि पूरी ही 100% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर ले और 100% जो रेडिएशंस है उसको एमिट भी कर ले, ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स क्या है इसके, ब्लैक बॉडी तो हमने देख ली, हमने एमिशन भी प्रोड्यूस कर लिया, उसमें से एब्जॉर्प्शन भी प्रोड्यूस कर ली, बट एक्चुअली फैक्ट क्या थे, क्या वो बोलना क्या चाह रहा था। सो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम डज डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने बात करी कि ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मैंने क्या बोला था, जब रेडिएशन को अंदर पास किया, ठीक है, उसे सारा एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसने एमिट भी किया।
तो बेसिकली यहाँ पर किस पे डिपेंडेंस आ गई, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस आ गई कि टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो वो एमिट भी कर रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ तो वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो ब्लैक बॉडी जो स्पेक्ट्रम आएगा, मतलब ब्लैक बॉडी के लिए जो ग्राफ आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये इसमें कोई मैटर नहीं करता वो किस ऑब्जेक्ट से मिलके बना है, ये नहीं हमें कुछ लेना देना कि वो किससे मिलके लेना है, वो बस हमें इस पे ध्यान देखना है कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज एज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है इट एमिट्स मोर ब्लैक बॉडी एनर्जी एट ऑल वेवलेंथ। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जो रेडिएशंस मैंने उसके अंदर पास करी थी, जो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई थी, वो सारी ही रेडिएशंस अब एमिट होना शुरू हो जाएगी जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगी। धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी तो एमिट जो हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, मतलब जो उसके अंदर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई थी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई थी, वो एमिट होना शुरू हो जाएगी, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी एट ऑल वेवलेंथ्स, मतलब किसी भी वेवलेंथ की हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्योंकि चेंज हो रही है तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको बस किससे फर्क पड़ रहा है कि हमारे पास टेम्परेचर क्या है, हमारे पास टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, उससे उसको फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट इज एज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज द पीक वेवलेंथ ऑफ द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बिकेम्स शॉर्टर। तो अब यहाँ पर हम ग्राफ से के थ्रू थोड़ा सा देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर मेरा बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कुछ पीक के फॉर्म में बनेगा, ठीक है, वो कुछ पीक के फॉर्म में बनेगा। तो वो क्या कह रहा है कि जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो जो वो पीक है ना उसकी वो जो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होगी वो शॉर्ट होती जाएगी। शॉर्ट का मतलब क्या, वेवलेंथ जो है वो रेड मतलब कि हाई वेवलेंथ एनर्जी से लोअर में आने लग जाएगी। और यही हम फर्स्ट स्लाइड में बात कर रहे थे कि कुछ भी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी तो वो कहाँ से शिफ्ट होती है, हाई वेवलेंथ एनर्जी से लो वेवलेंथ में शिफ्ट होती है, मतलब हाई वेवलेंथ से लो वेवलेंथ में शिफ्ट होती है। तो मतलब अगर टेम्परेचर को मैं अगर इंक्रीज कर रही हूँ तो यहाँ पर जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है वो लोअर वेवलेंथ पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, वो मतलब कि रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ को डिक्रीज होना है, वेवलेंथ को डिक्रीज होना है। And the black body spectrum always becomes small as at the left hand side the short wavelength high frequency side। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ही मेरे पास ग्राफ आएगा वो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इस साइड को शिफ्ट होता जाएगा। कहने का मतलब कि शॉर्टर वेवलेंथ की साइड शिफ्ट होता जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास जो ट्रांसफर होएगा वो कहाँ से होएगा, हायर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ में होएगा जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज किया, हायर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ में हमारे पास शिफ्टिंग हो जाएगी। सो ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ है। जब हमने इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके हमने अपना ग्राफ प्लॉट किया तो बेसिकली उसने पहली बात क्या कही थी कि अगर टेम्परेचर मेरा इंक्रीज कर रहा है ना, अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो मेरी वैल्यूज जो हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं वो इंक्रीज करेगी, दैट इज वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। तो अब हम यहाँ पे ध्यान से ग्राफ से समझेंगे कि ये पॉइंट्स क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग कि जब हमारे पास ग्राफ टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर देखो 3000 केल्विन था, टेम्परेचर कम था तो ग्राफ की रेंज देखो किस साइड थी, 0.5 और 1 के बीच में, कहीं यहाँ पर मेरे पास पीक आ रही थी, राइट। मतलब इस टाइम मेरे वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम थी। फिर मैंने टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ाया तो पीक बहुत तेजी से बढ़ी, ठीक है, दैट इज मैंने टेम्परेचर रख दिया 4000 केल्विन पे, तो मेरी पीक जो है अब वो शिफ्ट होके 0.5 और 1 के बीच में आ गई। पहले कहाँ थे देखो अप्रोक्सीमेटली 1 पे थी, अब क्या आ गई 0.5 और 1 के बीच में आ गई। फिर दोबारा मैंने जब अपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया दैट इज 5000 केल्विन किया तो देखो पीक कहाँ आ गई और रिड्यूस होगी 0 और 0.5 के बीच में कहीं आ गई, राइट। तो अब हम देख सकते हैं इसी ग्राफ के हेल्प से कि जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और यहाँ पे जो मेरी वेवलेंथ थी,
राइट, वेवलेंथ इस साइड इंक्रीज कर रही थी, तो बेसिकली क्या हुआ, टेम्परेचर के साथ साथ वेवलेंथ डिक्रीज कर गई, मतलब जो बैंड से वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गए, जो मेरा विबग्योर था, ठीक है, अब वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा था, इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा था, मतलब रेड टू ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा था। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पहले वो रेड से ऑरेंज, येलो एंड मतलब ब्लू की तरफ शिफ्ट होने लग गया। जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया मेरी वेवलेंथ डिक्रीज होती गई, इसका मतलब जो मेरा कलर प्रोड्यूस होएगा वो कुछ ब्लू की तरफ प्रोड्यूस होएगा, राइट। एंड एज वेल एज हम यहाँ से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के, दैट इज म्यू के। तो अगर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि मेरे पास लैम्डा की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, राइट। मतलब कि जो फ्रीक्वेंटली हमारी रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत फास्ट हो रही है, बहुत रैंडम होती जा रही है जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो रेडिएशन के अंदर हमने अभी क्या बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे, उन्हीं के पास तो काइनेटिक एनर्जी जाएगी जिसकी वजह से रैंडमनेस आएगी, राइट। तो क्या है यहाँ पे पार्टिकल नेचर आ गया। जब हमने वेव नेचर की बात करी थी तो हमने बात करी कि वो सिर्फ फ्लो कर रहा है, राइट, क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में फ्लो कर रहा है। बट यहाँ पर जब हमने देखा तो यहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज आ रहा है टेम्परेचर और वेवलेंथ के बीच में। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ तो अंदर कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है और वो अपनी रैंडमनेस और प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि जो पहले स्टेबलाइज थे उनको काइनेटिक एनर्जी मिली तो वो वाइब्रेट हुए, वाइब्रेट से उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया और इतने रैंडम हो गए कि अब वो कलर इम्पार्ट करने लगे, राइट, कलर को प्रोड्यूस करने लगे, कलर इम्पार्ट करने लगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। कहने का मतलब कि पहला अगर मेरे पास रेड बैंड बन रहा था तो धीरे धीरे ब्लू की तरफ शिफ्ट होता जाएगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, देयरफॉर एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वेवलेंथ डिक्रीजेस, मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो जो हमारी वेवलेंथ की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। That's why with increase in temperature frequency increases and wavelength decreases। तो मतलब अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ डिक्रीज होएगी। और दोनों पॉइंट एक ही बात कह रहे हैं कि जो मेरा बैंड होएगा वो रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे को कैसे पता लगा कि ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, मेरे को तो यहाँ तक पता लग गया, ठीक है रेडिएशन है, रेडिएशन तो वेव भी हो सकती है ना, बट मैं क्यों स्पेसिफाई कर रही हूँ कि ये पार्टिकल नेचर प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है मतलब कि जो उसके अंदर रेडिएशंस है वो बम्बार्डमेंट जो हो रही है, ठीक है, जो एमिशन हो रही है वो बहुत फास्ट हो रही है। और ऐसा क्यों होएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो काइनेटिक एनर्जी ले रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे होंगे और जिसकी वजह से कलर इम्पार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास जो पार्टिकल पॉइंट आ रहा है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा था कि अच्छा एक रेडिएशन के पास क्या वेव और क्या पार्टिकल नेचर दोनों हो सकते हैं। वेव तो है ये, लेकिन पार्टिकल नेचर कैसे, इधर इट कैन बी वेव और इधर इट कैन बी पार्टिकल, दोनों एक साथ कैसा हो रहा है। सो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से सबसे पहले तो हमें ये पता लगा कि जो क्लासिकल थ्योरी थी उसने क्या बोला था कि इंटेंसिटी के रिगार्डिंग बात कर रही थी, शुड गो टू इन्फिनिटी फ्रॉम फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। कि जो क्लासिकल थ्योरी थी उन्होंने क्या कहा था कि जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जानी चाहिए जो छोटी वेवलेंथ के लिए, छोटी वेवलेंथ्स के लिए इन्फिनिटी की तरफ इंटेंसिटी जानी चाहिए, उन्होंने ये बात करी। तो क्लासिकल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो जो ये हमारा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब जो अभी हमने ग्राफ स्टडी किया था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसके बारे में नहीं बता पाया था। क्यों? क्योंकि देखो क्लासिकल जो हमारे पास ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम था वो पार्टिकल नेचर की बात करता और क्लासिकल थ्योरी जो थी वो वेव नेचर की बात कर रही थी। क्लासिकल थ्योरी वेव नेचर की बात करती, बट जो ब्लैक बॉडी थी वो हमारी किसके बारे में बात करती,
पार्टिकल नेचर की बात कर रही थी, पार्टिकल नेचर की बात कर रही थी। सो क्लासिकल थ्योरी ओनली कंसिडर द वेव नेचर, वही बात आ गई कि क्लासिकल थ्योरी ने सिर्फ वेव नेचर स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वेयर एज बाय ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वर बिहेविंग एज पार्टिकल नेचर। लेकिन जो हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रोड्यूस हुई थी उससे हमें पता लगा कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो पार्टिकल नेचर के भी हो सकते, क्योंकि अगर देखो थ्योरी आई है तो ऑब्वियसली ये हमारी गलत तो हो नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो बात होएगी कि जो ये पार्टिकल नेचर भी शो कर रहे हैं। और जब हमने वेव को इतने अच्छे से डिफाइन कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है हम वेव नेचर को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो और भी हमने थ्योरी इस पे निकाली, फिर साइंटिस्ट ने और ध्यान लगाया कि अच्छा अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है तो कोई और थ्योरी भी हो सकती है जो कि पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करेगी। तो नेक्स्ट है प्लैंक्स ने फिर नेक्स्ट अपनी थ्योरी दी थी, तो जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद, ठीक है, ये हमें स्पेसिफाई हो गया कि भाई पार्टिकल नेचर भी हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर ही आगे आगे रिसर्च करी तो प्लैंक्स ने भी अपनी एक क्वांटम थ्योरी दी। क्वांटम यहाँ पर मतलब है एनर्जी। अभी हम क्वांटम को स्पेसिफाई करेंगे कि क्वांटम एक्चुअली होता क्या है। तो उन्होंने एनर्जी के रिलेटेड फोटोन के बेस पे अपनी थ्योरी दी। तो उनके पोस्टुलेट्स क्या कह रहे थे, द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कॉन्टिन्यूसली बट डिसकॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एमिट हो रही है, जो एब्जॉर्ब हो रही है, वो कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूस, वो कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, मतलब कि डिसकॉन्टिन्यूसली एक्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। अब डिस्क्रीट पैकेट्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट मतलब स्टेप बाय स्टेप, डिस्क्रीट का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब जैसे मैं स्टेयर्स क्लाइंब कर रही हूँ तो स्टेप बाय स्टेप करूँगी, ये तो नहीं कि एक से सीधा 10th पे चली जाऊँगी, दैट इज़ नॉट द वे। तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप चलूँगी तो इसे स्टेप बाय स्टेप को हम डिस्क्रीट कहते हैं। और कॉन्टिन्यूस होता है जिसका कोई मतलब कि एक फॉर्मेट ना हो। अगर जैसे हम रैंप पे चल रहे हैं तो रैंप पे हम जो चल रहे हैं उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, वी कैन जस्ट टेक स्टेप्स एंड क्लाइंब इट, राइट। बट अगर हम स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं तो स्टेयर्स पे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो जहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं वहाँ पर हम डिस्क्रीट बोलते हैं, और जहाँ पे जस्ट रेंडमली वी आर वॉकिंग आउट तो हम उधर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि रैंडम है, कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट डिस्क्रीट फॉर्म में। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पैकेट्स है। पैकेट्स का मतलब जैसे नॉर्मल जो हमारे पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। तो बेसिकली यहाँ पर प्लैंक ने क्या कहा कि जो ये रेडिएशन एमिट हो रही है, ये जो एब्जॉर्ब हो रही है, वो छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब स्टेप बाय स्टेप एनर्जी के बने हुए हैं, और इन्हीं एनर्जी के पैकेट्स को हम क्वांटम कहते हैं। इन्हीं एनर्जी के पैकेट्स को हम क्वांटम कहते हैं। अगर आप देखो सनलाइट भी देखोगे, ठीक है, हमने क्लास 9-10 में पढ़ा कि सनलाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ रेज, राइट, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज। तो बेसिकली क्या है, ये भी तो कुछ एनर्जी सोर्सेज हैं, राइट, एनर्जी सोर्सेज हैं, और इन्हीं छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स को उन्होंने क्या कह दिया, क्वांटम कह दिया। क्या कह दिया, क्वांटम कह दिया। सो बेसिकली क्वांटम क्या है, वो छोटे छोटे डिस्क्रीट एनर्जी पार्टिकल्स या सॉरी पैकेट्स, ठीक है, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, उसे हमने क्वांटम कहा। तो उन्होंने क्या कहा, जो भी मेरे पास रेडिएशन एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में है और डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में है, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं, जिसे हम क्वांटम कहते हैं। सो क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ये वो छोटी क्वांटिटी है एनर्जी की दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बेसिकली क्वांटम क्या है, क्वांटम वो छोटी यूनिट एनर्जी की जो कि एमिट हो रही है, मतलब निकल रही है, और जो कि एब्जॉर्ब हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EM वेव्स, EM रेडिएशंस जो होती है, जो हमारी रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही है उस फॉर्म में होती है। तो बेसिकली क्या है, क्वांटम एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी है, बट वो थोड़ी एनर्जी है जो कि एमिट हो रही है
या फिर एब्जॉर्ब हो रही है। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। तो फोटोन का मतलब लाइट, फोटोन का मतलब क्या होता है? लाइट। तो अगर हम लाइट के बारे में बात करें, हमने स्पेक्ट्रम में स्टडी किया था, आपने देखा होगा कि यहाँ पे थे हमारे पास गामा रेज से प्रोड्यूस हो रहे थे, है ना, गामा रेज थे, यूवी रेज थे, इंफ्रारेड था, ठीक है, देन हमारे पास विजिबल रीजन था, ठीक है, फिर हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स थे, लास्ट में रेडियो एक्टिव थे। तो बेसिकली अगर मैं इस स्पेक्ट्रम की भी बात की जाए तो ये क्या छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल्स हैं, राइट, और जो कि खुद सारे इकट्ठे मिलके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? फोटोन का नाम दे दिया। डेट इज फोटोन क्या होते हैं? लाइट होते हैं। फोटोन को हम क्या कहते हैं? फोटोन का मतलब होता है लाइट। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, जो क्वांटम है ना वो छोटी एनर्जी है जो कि एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है EM रेडिएशंस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के टाइम। और अगर मैं लाइट के बारे में बात करूंगी, कोई भी सनलाइट हो गया या मेरी वाइट लाइट होगी, उसके रिस्पेक्ट में बात करूंगी, तो इस क्वांटम को मैं फोटोन भी बोल सकती हूँ। इस क्वांटम को मैं फोटोन भी बोल सकती हूँ। सो बेसिकली पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइम कोई भी चीज़ जो एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है, ठीक है, वो जो चीज़ डिसकॉन्टिन्यूस है, अपनी डिसकॉन्टिन्यूटी के फॉर्म में, एंड जो वो हमारे पार्टिकल्स है वो डिस्क्रीट छोटे छोटे मतलब पैकेट्स के फॉर्म में, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में, जिसे हम क्वांटम कहते हैं। और क्वांटम क्या है? क्वांटम वो छोटी एनर्जी है जो कि एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है किसके टाइम पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइम पे। और लाइट के केस में हम इसे क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। तो पहला पोस्टुलेट उनका ये था। पहला पोस्टुलेट उनका ये कह रहा था कि वो एक पैकेट के फॉर्म में, एनर्जी के पैकेट के फॉर्म्स में है। नाउ द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो जो एनर्जी मेरी एमिट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी होता है थोड़ा सा म्यू, तो आप यू, ये वी नहीं है, ये एग्जैक्टली यू, थोड़ा सा कर्वी सा वी है, इट्स लाइक समथिंग दिस, ठीक है। तो हमारा जो हमारी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी भी होगी। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने क्या कहा था? जितना ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है, उतनी ही वेवलेंथ कम, तो मतलब उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब टेम्परेचर अगर मेरा बढ़ रहा था तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही थी। तो यहाँ पर उसी टेम्परेचर को उन्होंने एनर्जी के फॉर्म में बोल दिया, और एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मेरी फ्रीक्वेंसी के। अब मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, तो मैंने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया h। ये h हमारा प्लैंक्स ने दिया था, तो इसलिए इसका नाम हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका नाम हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो इसकी वैल्यू है वो है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। 34 जूल सेकेंड, जूल होती है एनर्जी की यूनिट, SI यूनिट, और सेकेंड मतलब टाइम। तो एक जूल में, एक सेकेंड में, एक जूल एनर्जी में मेरे पास h की वैल्यू आएगी 6.62 इंटू 10 की पावर -34, राइट। तो ये जो था, ये था प्लैंक्स ने एक कांस्टेंट मेरे को प्रोड्यूस कर दिया कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एक तो मेरे पास वो होता है सिंपल E इज इक्वल्स टू mc², कुछ उसी की तरह ये है कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू, मतलब कि जो एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। और प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट हमारी वैल्यू है, वो कोई लाई नहीं करेगी, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। देखो उस पर क्यों नहीं डिपेंड करेगी? क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे कभी भी कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए हमारे E इज इक्वल्स टू एच न्यू आ गया। अब जो म्यू होता है, ठीक है, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमने वेव थ्योरी के टाइम पे पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ के बराबर होती है, तभी तो हम बोलते हैं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो बेसिकली जो हमारे पास वेलोसिटी जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, सॉरी, वो c बाय लैम्डा होती है। c इज लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो मैंने इस म्यू की जगह पे हमने क्या रख दिया? c अपॉन लैम्डा पुट कर दिया। तो जैसे मैंने वैल्यू पुट करी तो मेरे पास इक्वेशन बन गई hc बाय लैम्डा, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा। तो देखो यहीं से ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात फिर से निकल गया
ये जो है ये भी वैल्यू मेरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.62 और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो भी कांस्टेंट है, दैट इज 3 × 10⁸। तो देखो जब कांस्टेंट वैल्यूज होती है उस पर तो कोई डिपेंडेंस आती ही नहीं है, तो यहाँ से मेरे पास डिपेंडेंस किससे भी आए 1/λ, दैट इज एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी ये बात बोल रहा था कि अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, और यहाँ पर भी ये चीज़ हो रहा है कि एनर्जी अगर मेरी इंक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ मेरी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैंने क्या कहा था, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी, और यहाँ पर प्लैंक्स क्वांटम ने भी यही कहा था कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, दैट इज म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपके पास दोनों कंक्लूजन एक ही फॉर्मूला से आ गए, राइट। ये भी मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू, ये भी मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू, दोनों ही कांस्टेंट है, इसलिए एच और सी पे डिपेंडेंस नहीं जाएगी, दोनों की वैल्यू फिक्स है। तो जब कोई भी वैल्यू फिक्स होती है तो उस पर डिपेंडेंस कभी नहीं जाती, राइट। नेक्स्ट इज the total amount of energy emitted or absorbed by a body will be some whole number quanta, that is energy is quantized। तो हमेशा जो होगी एनर्जी क्वांटाइज्ड रहेगी, हमारे हमेशा एनर्जी क्वांटाइज्ड रहेगी, that is E is equals to NH/μ, E is equals to NH/μ। कहने का मतलब है ये जो N है ना ये होल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को दे दिए कि कुछ 5 लाख पैकेट्स आ रहे हैं, 5 लाख एनर्जी के पैकेट्स आ रहे हैं, तो वो जो n की वैल्यू है ना वो 5 लाख है, ठीक है। तो बेसिकली n क्या है कि वो नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि वो क्वांटा या वो क्वांटम, क्वांटा होती है एक पैकेट, ठीक है, क्वांटा इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द क्वांटम, क्वांटा जो होता है वो 1 पैकेट ऑफ एनर्जी है, 1 पैकेट ऑफ एनर्जी है, और जो क्वांटम है वो मल्टीपल पैकेट्स है, मतलब कि जो क्वांटम है वो प्लूरल है, क्वांटा जो है वो सिंगुलर है। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, कितने क्वांटम्स आ रहे हैं, ठीक है, कितने क्वांटम आ रहे हैं, तो वो हमारा n डिनोट करते हैं, एंड n इज समवेयर होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। होल नंबर से हम इसको डिनोट करेंगे कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है n की, ठीक है, एनर्जी कितनी भी आ सकती है। सो बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम ने भी कुछ कुछ बातें जो थी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ही साथ में बिल्कुल सिमिलर करके बोली थी। पहली चीज़ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बिल्कुल अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया कि कोई भी रेडिएशन होती है उसके अंदर एनर्जी के डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं, और वो डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ रहे हैं, एकदम नहीं आ रही, आई जा रही, डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ रही है, उनकी कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, जिसको हम क्वांटम कहते हैं। और क्वांटम वो छोटी एनर्जी है जो कि एमिट होएगी या एब्जॉर्ब होएगी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, और अगर हम इसको लाइट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसको हम फोटोन का नाम देंगे, ठीक है। ये उन्होंने फर्स्ट पॉइंट बोला था। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा था कि जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएशन होगी उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के, मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के प्लैंक्स ने अपना एक कांस्टेंट दिया था, दैट इज h, विच इज नॉन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू दैट इज 6.62, 6 होती है आगे सो ऑन है, ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक बिल्कुल एक्यूरेट है। तो 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू है, और मेरे को पता है म्यू जो होता है वो मेरा c/λ होता है, c/λ होता है, तो मैंने c/λ यहाँ पुट किया। अब मैंने क्या देखा दोबारा कि h जो है और c जो है दोनों ही की ही वैल्यू हम बोल सकते हैं कांस्टेंट है, h की भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, c की भी एक कांस्टेंट वैल्यू, कहीं पे भी जाओ चेंज नहीं होगी, और लैम्डा पे फिर डिपेंडेंस आ रही है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी बढ़ रही है, हमारे पास वेवलेंथ कम हो रही है। और ये ही सेकेंड बात बोली थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने भी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट की ये थ्योरी भी स्पेसिफाई कर रही थी। बस उन्होंने लास्ट पॉइंट एक और ये दे दिया
कि जो हमारी एनर्जी होती है, जो हमारे डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं, डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, और हमें नहीं पता वो कितने लेवल पे होते हैं। तो हमेशा हमारी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, इसलिए हमारे पास फॉर्मूला आता है E = NH/nu, वे n इज एनी होल नंबर, वो होल नंबर है जिस नंबर में जो हमारे डिस्क्रीट पैकेट्स हैं वो आ रहे हैं, जो हमारे डिस्क्रीट पैकेट्स हैं वो आ रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज हमने प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी और हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस दोनों ही अच्छे से डिटेल में स्टडी कर ली, राइट। दोनों ही हमें पार्टिकल नेचर बता रही थी कि कैसे ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा वेव के फॉर्म में हो, पार्टिकल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, राइट। वो हमें और भी अच्छे से डिटेल्स दे देगी कि बेसिकली कैसे एक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छे से स्पेसिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, जो एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पार्टिकल नेचर भी बताते हैं। एंड उसी लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो दोनों ही शो करते हैं, मतलब वेव नेचर भी शो कर रहे हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। तो ऐसी रेडिएशंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को।